गुड मॉर्निंग। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो सावधान हो जाइए। अगर अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं तो गौर से देखें। और अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है तो आपको आज का शो बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगले 40 मिनट पूरे ध्यान से हर बारीकी को समझना है, क्योंकि स्क्रीन पर जो ये बीमारी दिख रही है, इसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगी, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। जी हाँ, कई चीजें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, और जो होती हैं उसका अनुमान लोग लगा नहीं पाते। जैसे ये जो पैचेस आपको लंग्स पर नजर आ रहे हैं, ये फंगस है जो एक सूक्ष्म जीवी है और अक्सर ये किचन, बाथरूम में या सड़ी हुई चीजों पर दिखाई देते हैं। ये तो गलत फहमी है ईशा, ना सिर्फ किचन, बाथरूम या सड़ी हुई चीजों पर है। आपको पता है इंसानी शरीर में भी ये करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं, और क्योंकि ये पैरासाइट है इसलिए ये तब तक हमला नहीं करता जब तक कि शरीर बहुत कमजोर ना हो जाए, और फिर जब ये हमला करता है तब फिर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, अपने देश में तो ये हेल्थ इमरजेंसी बनता जा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई फंगस बीमारियों में मृत्यु दर 50% तक पहुंच गई है, और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कई फंगल बीमारियों का वक्त पर इलाज ना होने पर मोर्टेलिटी रेट 95% तक पहुंच जाता है। और ये तो सबने देखा है कि कोरोना के दौरान ब्लैक फंगस ने कितने लोगों की जान ली थी, और तभी तो हेल्थ एक्सपर्ट भी इसे टीबी से 10 गुना ज्यादा घातक मानते हैं। वैसे इससे डरने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत के 5 करोड़ से ज्यादा लोग सीरियस फंगस इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। और डॉक्टर्स के मुताबिक डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, फेफड़ों की दूसरी बीमारी या कमजोर इम्यूनिटी वालों पर फंगल अटैक का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए अमित ने शुरू में जो कहा, इन बीमारियों के मरीज आज का ये शो बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए अब योग गुरु स्वामी रामदेव से इन जानलेवा परजीवियों, सूक्ष्म जीवियों से बचने के उपाय जानते हैं। परेशानी के इलाज के लिए और लाइलाज इस बीमारी से निजात पाने के लिए हम स्वामी जी से जुड़ते हैं। परेशानी लाइलाज ना बन जाए उससे पहले इससे निजात पाना जरूरी है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ईसा जी, अमित जी, आपका देखो अभिनंदन है। और साथ में ही शरीर को प्रकृति परमेश्वर ने एक विजेता की तरह गढ़ा है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर। हमारा एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग, एक एक शरीर का अणु परमाणु, उसकी एक एक कोशिका एक योद्धा की तरह है। योग से हम उस शरीर के सामर्थ्य को और अधिक बढ़ा देते हैं। योग से, आयुर्वेद से, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट गोल्ड से अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य को हम विकसित करते हैं। हमारे वेद प्रकाश जी को बचपन से एक तरह से अस्थमा था, ब्लड प्रेशर भी हो गया था बाद में। अब उन्होंने उसको हटा दिया, किससे? प्राणायाम से अपने फेफड़ों को इतना मजबूत बना लिया, अब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो हम सामान्य रूप से भुजंगासन, फिर जिनसे बन पाए उनसे ये भी करवा देते हैं, साधारण दंड और हनुमान दंड। तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अब हम पर आक्रमण करके हमें पराजित नहीं कर पाएगा। यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे भीतर घुसा तो उसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का मोक्ष हो जाएगा और हमें वो छू भी ना पाएगा। ये है ताकत योग की, आयुर्वेद की। तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिए, सुबह उठ करके इम्यूनोग्रिट लें, सुबह उठ करके गोधन अर्क पिए, फिर गोघृत पान करें, अपनी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ा लें। और जिनसे बन पाए वो तो ये साधारण दंड के साथ ये हनुमान दंड भी, और इतनी तेजी से ना हो तो कोई बात नहीं, होले होले ही कर लो। लगे हुए तो हमारी बिटिया प्रिया भी लगी हुई है, इसको भी वोकल कॉर्ड का एक तरह से पैरालाइज जैसा हो गया था, अब तो इसने अपने आप को अच्छा कर लिया। विकास ने तो, बेटा तुम 100 बार किया करो, विकास ही है, पूरा विकास हो जाएगा तेरा। अब 6 महीने से इंसुलिन बंद है इसकी, और 100 से नीचे शुगर आ रही है। ये है, पेनक्रेटाइटिस भी था, डायबिटीज भी थी, तो पेंकोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले रहे। और कमाल तो हो गया महेंद्र का,
130 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी, ये है बड़ी बात। तो ये विट्ठल ने भी शुगर ठीक कर ली, मुकेश ने तो हार्ट ब्लॉकेज को ही रिवर्स कर लिया। भुजंगासन 10, 20, 25, 50, 100 बार तक, ये तो सब करे। जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी करे, रोज एक बार हम सूर्य नमस्कार भी करवा देते हैं। तो जो योग करेंगे, योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, योग युक्त जीवन, योगमय जीवन जिएंगे, वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, 3 ही तरह के बड़े कारण हैं बीमारियों का। एक तो जेनेटिक कारण है, एक हमारी ही भूले कारण है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और तीसरा ये बाहर के शत्रु जो घात लगाए बैठे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, रेडिएशन, बाह्य कारण है, दूसरे कारण बन जाते हैं। और उसी से ही ये संक्रामक रोग और अलग अलग प्रकार के संक्रमण, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अपने भीतर घुस करके अपनी जीवनीय शक्ति को खंडित कर देते हैं, भीतर एक विध्वंस मचा देते हैं। जो योग करेंगे उनको न तो बाह्य कारणों से कोई रोग होगा, न आंतरिक कारणों से रोग होगा, और न कोई वंशानुगत रोग होगा। ये बात एकदम पक्की। आपने एक शुरुआत की थी, मैंने 2 और जोड़ दी। मैं वही सोच रही थी स्वामी जी, किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में उसमें कोई रोग नहीं होगा। मीनाक्षी जी, मैं वही सोच रही थी स्वामी जी, ये जो बाहर दिखने वाले दुश्मन हैं, उन पर तो आप हमला कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, लेकिन अगर शरीर के अंदर ही दुश्मन छुपकर बैठा हुआ हो और आपके कमजोर होने का इंतजार कर रहा हो, तो फिर तो इम्यूनिटी बढ़ाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। फंगल इन्फेक्शन स्वामी जी शरीर में करोड़ों अरबों की तादाद में है और स्लीपर सेल की तरह रहते हैं। जब लोग किसी बीमारी की चपेट में आते हैं या फिर उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, फिर अचानक से बड़े ताकतवर हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। इसलिए आज फंगल इन्फेक्शन पर ही हमने पूरा अपना शो केंद्रित किया है। स्वामी जी, एक इबोला वायरस की बात करनी बड़ी जरूरी है। इबोला जैसे खतरनाक वायरस को लेकर स्क्रीनिंग और अलर्ट की चर्चा हो रही है। ऐसे में किसी भी वायरस से बचने के लिए बेसिक प्रिकॉशन क्या होने चाहिए? 3 है। एक तो कोई भी वायरस का ज़्यादातर प्रवेश जो होता है वो खाने पीने की चीज़ों में होता है, तो खाने पीने की चीज़ों की शुद्धता का ध्यान रखें। और दूसरा, हवा से वायरस अंदर, फंगस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इस तरह से हवा में तैरती हुई चीज़ें अंदर चली जाती है। ये कोरोना से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें ऐसी ही फैली थी पूरी दुनिया में। तो एक तो अणु तेल डालें, और वैसे भी सर्दियों में सर्दी से भी, गर्मियों में गर्मी से भी बचाता है। तो अपना भाई, आप सर्दियों में तो थोड़ा सूखा कपड़ा ही रखते थे, अब गीले कपड़े का थोड़ा सा मास्क जैसा अपना दुपट्टा या तौलिया ओढ़ लिया करें चेहरे के ऊपर। उससे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के खतरे से बच जाएंगे। एक दूसरा जो है, अनजान लोगों से, और ख़ास करके जो अचानक किसी अनजान देश से, अनजान स्थान से ऐसे किसी डेंजर जोन से आए हुए लोग हैं, उनसे मिलने में तो बहुत सावधानी बरतें भाई। तीसरा, फिर अंदर चला भी जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन या सांसारी या ब्रोंकोम, जब से कोरोना हुआ तब से आज तक हमारे पूज्य मुरारी बापी एक सांसारी, एक कोरोनिल रोज खा लेते। बोला मामा, हमको तो कभी सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। चलो, जिनसे बन पाए वो थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी कर लो। 1 प्रणाम आसन, 2 ऊर्ध्वाधर, 3 पाद हस्तासन ऐसे, 4 दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे एक रिदम के साथ, श्वासों के साथ। सभी जिनकी कफ की और वात की प्रकृति है च्यवनप्राश, और जिनकी पित्त की प्रकृति है वो अमृत रसायन लिया करें। छोटे बच्चों को बालप्राश, ये 12 महीने लिए जा सकते हैं। जो समर्थ है, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स,
सर्दियों में तो बिना भिगोए ले सकते, गर्मियों में भिगो करके थोड़ा ले सकते, उससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है। जितने भी नेचुरल दालें हैं, नेचुरल ऑयल है, घी है, इस रिफाइंड ऑयल से, और बाकी अनहेल्दी जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जंक फूड, फास्ट फूड है, सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक विटामिन है, इससे आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है। इससे बचे। रोज़ हम 10-20 बार ऐसे भी करवा देते ही है, इससे ना मजबूत बनते। 100 साल तक के पैर काम आते हैं ना, होने होने आधा ही कर ले, इतना तो करें जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा कर ले। ऐसे ये तो अपने इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए जितनी भी खराब चीज़ें हैं ना उनसे बचना पड़ेगा। चलो ये कर लो। तो सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन से बचे हमने सबको स्वस्थ उपलब्ध करवा दिया है। तो जब हमारे पास में श्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध है, न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 और जितने भी कैल्शियम से लेकर के आयरन, ओमेगा से लेकर के, और माताएं बहनें जवान दिखने के लिए चमड़ी पर कुछ गड़बड़ झाला ना हो जाए तो कोलेजन खाते हैं। वैसे तो हम अब देखो, एक तरफ तो गंदी हवा, गंदा पानी, गंदी मिट्टी का रोग पैदा करती है, इधर साफ मिट्टी लगा दिया। हाँ, साफ मिट्टी और साफ अलग अलग प्रकार का लेप लपेट लगा करके हम लोगों को ठीक करते हैं। तो एक तो ये तरीका है, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक बैठ करके और लेट करके, पवन मुक्तासन से लेकर के, चलो लेट जाओ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये गट हेल्थ से लेकर के, हमारे पेल्विक हेल्थ से लेकर के, इम्यूनिटी से लेकर के, पाचन तंत्र जब ठीक होता तो प्रतिरक्षा तंत्र ठीक होता और कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हम पर आक्रमण नहीं कर पाता। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो 1-2 मिनट अवश्य करें। जिनका थोड़ा रीढ़ की हड्डी का ताना बाना खराब है तो ये मरकट आसन है, और जो मुटिया गए हैं थोड़े से हमारे महेंद्र भाई की तरह, वो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन है। हाँ, किसी के पेट मोटा ढोलकी जैसा दिखता है तो मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कहता हूँ, भैया इसको थोड़ा सा छील छाल करके, ठोक ठाक करके, पीट पाट करके बराबर कर देते हैं। तो ऐसे अपने तन बदन को, तन मन को संवार के रखो, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। 7:56 पर इंडिया टीवी लगाएं। कितना पुरुषार्थ करते हैं अनीता जी, पंकज जी, हमारे भाई हुसैन जी, अमित जी, ईशा जी, दीपिका जी, मीनाक्षी जी। वैसे एक बात तो है, मीनाक्षी जी आपको देख करके करोड़ों माँ बहन बेटियों ने ये मोटिवेशन लिया है, इंस्पिरेशन लिया है, ये प्रेरणा ली है, अरे भाई हमको भी मीनाक्षी जी की तरह हेल्दी रहना। देखो, दो बच्चों की माँ हो करके, बहुत से तो जिनको पता नहीं है, जिन्होंने कोरोना काल में पूरा नहीं देखा और पूरा 9 महीने जब प्रेग्नेंट थे तब भी योग करता हुआ नहीं देखा, तो उनको तो ऐसा ही लगता है कि मीनाक्षी जी अभी अविवाहिता ही है, अभी कॉलेज से पास आउट होकर के आई है। ये पता नहीं कि ये तो अब बड़ी योगिनी भी है, बड़ी माताजी भी बन गई है, बड़ी एंकर भी बन गई है, लेकिन बड़ी प्रेरणा बन गई है। बड़ी बात यह है कि एज को इन्होंने थाम दिया है। हाँ, एज को रिवर्स कर दिया, रिवर्स बैक गियर लगा दिया है एज को भी। और स्वामी जी, मेरी प्रेरणा का स्रोत आप हैं। एजिंग कैपेबिलिटी मिलती है और लॉन्जिविटी। मैं यही कह रही हूँ स्वामी जी, और मेरे प्रेरणा के स्रोत आप हैं, और आपके माध्यम से इतने सारे लोग हैं जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जो अपनी एज को रिवर्स कर रहे हैं, जो हेल्दी हो रहे हैं और एक अनुशासित जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, ये फंगल इन्फेक्शन जो है ना, वो किसी को अनुशासित होने नहीं देता, इम्यूनिटी बढ़ने नहीं देता। ये फंगस स्वामी जी कई बार शरीर में स्लीपर सेल की तरह ये रहता है और इंतजार करता है कि कब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो तो हमला किया जाए। वो रोगी जो खास तौर पर डायबिटीज के मरीज हैं, टीबी के पेशेंट हैं, कैंसर या अस्थमा से जूझ रहे हैं, आईसीयू वाले मरीज भी,
जो स्टेरॉइड लेते हैं, स्वामी जी उनके अंदर ये खतरा ज्यादा क्यों हो जाता है? और ऐसे लोगों को फिर रोज कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए? बात पहले डायबिटीज की ही कर लेते हैं, और डायबिटीज के साथ साथ लगातार अस्थमा। सिंथेटिक दवाएं ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, स्टीरॉइड ले रहे हैं, बायोलॉजिकल ले रहे हैं, और जब लीवर किडनी की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और यहाँ तक कि लीवर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, पेसमेकर के बाद, बहुत तरह के ऐसे शरीर के साथ जो थोड़ा अनवांटेड चीज़ें हम कर देते हैं ना, किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद आदमी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। उस समय तो बैक्टीरिया वायरस का खतरा, हमला और ज़्यादा हम पर होने लगता है। तो देखो, एक तो अपने शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया होते, वायरस तो नहीं बोल सकते उनको, फंगस नहीं बोल सकते, हेल्दी जीवाणु वो हमारे सहजीवी हैं, और दूसरे अनहेल्दी बैक्टीरिया वायरस फंगस भी 1 से 2 किलो की मात्रा में अपने शरीर में ही घूमते रहते, ब्लड में तैरते रहते हैं। उन सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशन से बचने के 3 बड़े उपाय। एक तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पिया करें, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ये जूस आदि पिया करें। जैसे मैंने कहा, घी में, तेल में नेचुरल ऑयल, चाहे वो ससमे का तिल का तेल है या सरसों का तेल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। गाय का देसी घी खाना चाहिए। 2 चम्मच खाओ, चाहे 1 चम्मच खाओ, कड़छी भर के नहीं, चम्मच से ही गुजारा कर लो, लेकिन अच्छा तेल खाओ, अनसैचुरेटेड एसिड, अच्छी दालें, अच्छी साग सब्जियाँ, अच्छा अनाज, मिलेट्स आदि का सेवन करो, और सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि सिंथेटिक विटामिन से, सिंथेटिक मेडिसिन से, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर से, जितने भी पोल्यूशन से, रेडिएशन से, खराब चीज़ों से बचे रहोगे, उतना ही इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। तीसरा, नियमित रूप से योग करो। अभी देखो, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से लेकर के और सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक हम रोज एक बार ये पूरा चरण करवा ही देते हैं। योग का चरणबद्ध, क्रमबद्ध, एक सीक्वेंस के साथ अभ्यास करवा ही देते हैं। जो ये कर लेंगे, उस पर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इससे श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, अस्थमा से लेकर के बहुत प्रकार के स्किन डिजीज से लेकर के, लीवर किडनी प्रॉब्लम से लेकर के, पेनक्रेटाइटिस से लेकर के, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा से लेकर के, और टीबी से लेकर के, लो इम्यूनिटी से, कैंसर जैसे रोग होते हैं, कैंसर, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से, तम्बाकू से, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, ज़्यादा रेड मीट और अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, रेडिएशन और जेनेटिक कारणों से भी कैंसर होता है। तो वह एक बड़ा कारण है कैंसर का, और वो कारण है लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी, द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये बड़ा समझने जैसा एक तत्व है कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाओ। चलो बैठ करके अनुलोम विलोम करो, और जो कर सके मेरे साथ शीर्षासन कर लो, शीर्षासन या सर्वांगासन या अनुलोम विलोम। स्वामी जी, एक प्रश्न आपसे और पूछ लेती हूँ। जो आज उपाय हम बता रहे हैं, इन उपायों को अपना लेंगे, इनकी सुपर इम्यूनिटी रहेगी मेरी बहन। स्वामी जी, फंगल इन्फेक्शन की सबसे खतरनाक शुरुआत कई बार नाक और साइनस से होती है। ब्लैक फंगस नाक से आंख, आंख से ब्रेन तक पहुंच जाता है। नाक बंद होना, साइनस का दर्द होना, चेहरे पर सूजन आ जाना, और नाक से खून भी बहना और काला पड़ जाना। तो स्वामी जी, इन सब संकेतों को कैसे शुरुआत में पहचाना जा सकता है? साइनस और रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करने के लिए फिर कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? जलनेति, सूत्रनेति कंटिन्यू जो करते हैं, और अणु तेल तो सामान्य रूप से सभी डाल लें। जिनकी थोड़ी नाजुक प्रकृति है, थोड़ा सा गुनगुना बादाम रोगन डाल लें। और जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है साइनस की, नाक बंद ही रहता है, टेढ़ा मेढ़ा तक हो गया है, तो फिर थोड़ा उसमें ज्योतिषमती का प्रयोग कर लें। हम तो अलग अलग जड़ी बूटियों का भी रस डालते हैं नाक। हमने तो नाक के अंदर निर्गुंडी का भी रस डाला। लो, नाक के अंदर हमने निर्गुंडी का रस डाल दिया। तो और जिनके ये जो है नक्सीर आती है, उसमें तो हम शीशम
दूर्वा, दूधी, बेल अथवा पीपल के पत्तों का रस डाल देते हैं और ये मिट्टी के पात्र में थोड़ा और साफ मिट्टी डाल करके उसका पानी छान करके नाक में डाल देते हैं। एक छोटी सी बात स्वामी जी मैं ये पूछ रही थी, ये नक्सीर की समस्या क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है और ये बड़ों से ज्यादा तो छोटे बच्चों में दिखाई देती है, तो जिन्हें बहुत ज्यादा नाक से नक्सीर आने की समस्या हो तो मिश्री और ये जो दूब होती है, जो मुलायम घास होती है, क्या उसका भी नुस्खा अपनाया जा सकता है? हाँ, दूर्वा घास एकदम ठीक कह रहे हैं। वो जो पूजा पाठ में दूर्वा घास का प्रयोग करते हैं, उस दूर्वा घास का रस और मिश्री। आजकल मिश्री शुद्ध मिलना मुश्किल हो गया, इसलिए खांड ही ज़्यादा अच्छी है। पतंजलि से खांड मिल रही है क्योंकि चीनी के ही बड़े क्रिस्टल आजकल मिश्री के रूप में मिल रहे हैं। चीनी पश्चिम बंगाल में फिर भी शुद्ध मिलती है, अब तो पश्चिम बंगाल में सरकार का भी शुद्धिकरण हो चुका है। मिश्री वहाँ पर इसकी बनती है खजूर की, खजूर की मिश्री लाल रंग की होती है, रेडिश कलर वाली, वो मिश्री प्रयोग किया करें। आजकल मिश्री के नाम पर जो भी मिल रहा है वो ही चीनी के ही क्रिस्टल, बड़े बड़े क्रिस्टल को अलग ढांचे में ढाल करके और कई गुना महंगा करके बेच देते हैं चीनी को, वो गड़बड़ है। तो खांड का प्रयोग कर लिया करें या हनी का प्रयोग कर लिया करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें शीतली शीतकारी प्राणायाम, मुँह से श्वास लिया, नाक से छोड़ा, दांत ये जीवा बाहर निकाल के शीतली, दांत के पीछे जीभ लगा दी, इसको शीतली कहते हैं। मुँह से लिया, नाक से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, ये चंद्रभेद। ये बहुत ही अच्छा है जिनको नक्सीर आती है। नक्सीर की अक्सीर दवाई, थोड़ा मोती पिस्ती रात को। एक भाई बोल रहे थे अभी, महेंद्र भाई बोले जिनके 130 यूनिट इंसुलिन बंद किया। महेंद्र भाई करना अनुलोम विलोम, छाले पड़ रहे थे मुंह में, ये भी गर्मी के कारण से पड़े। तो मोती पिस्ती रात को एक चुटकी, 1 ग्राम के करीब, 2 ग्राम का पैकेट मिलता है पतंजलि का, एक चुटकी भर पानी में, और वो भी चांदी के कटोरी में या चांदी के गिलास में बस ऐसे घोल के रख दिया और सुबह पी लिया। कितने भयंकर गर्मी एकदम प्रशमन हो जाता है। एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास और हाँ गोंद कतीरा, ये पित्त के प्रशमन के लिए, छाले के लिए बड़े ज़बरदस्त होते। नक्सीर के लिए जिनको भी पित्त बढ़ता है ना, उनके लिए ये आज जो उपाय बता रहे हैं बहुत ज़रूरी है। और शीतली शीतकारी चंद्रभेदी प्राणायाम, और प्राणायाम सहजता के साथ करना। और खाने पीने में शाक सब्जियां, जो भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, लौकी, तुरई, परवल, टिंडा आदि है ना, कद्दू, चप्पल कद्दू, टिंडा तो अब बहुत ही बढ़िया हो गया है। पहले गरीब लोग खाया करते थे लोग, अब ये सारी चीज़ें अमीर खाने लग गए, महंगी कर दी सबने। कद्दू भी महंगा हो गया है, चप्पल कद्दू भी महंगा हो गया, लौकी तुरई भी महंगी हो गई, परवल तो पहले से ही महंगा था। लेकिन लोग क्या करते, मैंने देखा जो है परवल को तल करके खाते हैं, ये गड़बड़ है। तो लौकी के भी कोफ्ते बना करके तल करके खाएंगे, ये नहीं करो मेरे भाई। अरे जो अमृत है उसको जहर बना करके तो मत खाओ। तलने पिलने से ना उसके मूल तत्व नष्ट हो जाते हैं और उस जो है गड़बड़ा घोटाला हो जाता है। इसलिए चीज़ों को सही तरीके से खाना सीखें, जीना सीखें, वो यहाँ पर सिखाते हैं। कुछ चीज़ें अब जैसे चना भूनो, उससे सत्तू बनता है, ये ठीक है, इससे प्रोटीन भी पूरा मिलता है, ठंडक भी पूरी मिलती है। और इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पुदीना, थोड़ा सा इसके अंदर नींबू आदि डाल करके पेला, पूरा प्रोटीन, पूरा पोषण, और जरा सी भी गर्मी नहीं लगेगी। ये है प्याज। और ओहो, जो के घाट के ये लो, इसको घाट बोलते हैं राजस्थान में, जौ का दलिया, या इसका दलिया बना करके छाछ के साथ दलिया बनाएंगे तो फिर उसकी राबड़ी बन जाती है, फिर तो नींद भी बढ़िया आती है और गर्मी नाम का तत्व नहीं लगता। तो थोड़ा, और इसको दूध में पका करके खीर जैसी बना के खा लो साहब, इतना स्वादिष्ट लगता है। ओहो, मीठास भी रहता है, इतना अच्छा लगता है, पोषण भी पूरा मिलता है। तो आज के कार्यक्रम के बाद सब सबल बनेंगे, सबकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन तो कतई नहीं होगा। स्वामी जी आंखों पर एक बार बात करना। तो प्राणायाम, जी जी जी, प्राणायाम पर स्वामी जी आए, उससे पहले हम आंखों की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अंधा करने वाले फंगल डिजीज का खतरा बताया गया है।
फंगल केराटिटिस या ब्लैक फंगस की हम बात करें तो आंखों में दर्द, लालिमा, धुंधला दिखना और रोशनी कम होने की परेशानी होने लगती है। तो आंखों की रोशनी और ऑप्टिक नर्व की मजबूती के लिए स्वामी जी क्या किया जा सकता है? हम शरीर का तो खूब व्यायाम करते हैं लेकिन आंखों का व्यायाम हमेशा रह जाता है। इसके लिए एक तो आई ग्रिट ले, हाँ, एक तो आंखों के लिए आई ग्रिट ले, और आई ग्रिट ड्रॉप भी है, दृष्टि भी है, सौम्य भी है। और ये आंखों का ना ऐसे यो गोल गोल घुमाना, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, जननेति, सूत्रनेति, त्राटक, अक्षि तर्पण, नंगे पैर घास पर चलना, घास पर नंगे पैर, मिट्टी पर नंगे पैर चलना, और ये एक्सरसाइज। और ऐसी त्राटक अंगूठे का या दीपक का, सूरज का या चांद का, और ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन। आमल के रसायन 100 ग्राम, मुक्ता शक्ति 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 20 ग्राम, सप्तामृत 20 ग्राम, मोती बिष्टि भी 2-4 ग्राम इसमें डाल सकते हैं। शुगर आदि हो तो बसंत कुसुमाकर भी डाल दिया तो यह आंखों के लिए अप्रतिम है। आंवला, किसी भी रूप में आंवले का सेवन करें, आंवले का रस उसमें बेस्ट है। और जिनको कफ की प्रकृति है उनको च्यवनप्राश, और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको अमृत रसायन। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। कितने भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लू चल रही हो, और 45, 48 और कहीं कहीं तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये अमृत रसायन रखो, 1 चम्मच खा लो। 1 अमृत रसायन 1 चम्मच, 1 प्याज किसी ने किस रूप में, 1 कटोरी जौ का दलिया खा लिया, लो, गर्मी दूर दूर तक आपको छू नहीं सकेगी। चारों तरफ लू चल रही होंगी, आपको ठंडक रहेगी। ये है तो बड़ी चीजें हैं। तो आंख के लिए आई ग्रिट बता दिया, और हरी सब्जियां जितनी भी, और खास करके लौकी, परवल, तोरी, टिंडा के साथ साथ गाजर आंख के लिए बड़ी अच्छी। गाजर विटामिन ई का बहुत बड़ा सोर्स है स्वामी जी। करके थोड़ा सा आलू डाल दो, हाँ, और थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालो तो ऐसी जबरदस्त स्वादिष्ट गच्च सब्जी बन जाती है साहब। हरियाणा और राजस्थान की गच्च सब्जी को खट्टे से खाया जा सकता है। पकवान ही नहीं। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, हम थोड़ा सा फेफड़ों पर इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर लें क्योंकि जो युवा हैं वो तो खूब सारे अभ्यास करते हैं, अपने फेफड़ों को स्ट्रांग बना लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 से 80 साल के बीच में पहुंच गई है स्वामी जी, उनके फेफड़ों पर इस फंगस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और रिकवरी बहुत स्लो होती है। और वो पेशेंट्स जो क्रॉनिक पल्मोनरी रेस्पिरेटरी परेशानियों से गुजर रहे हैं, या फिर ग्लोसिस, एक और जो परेशानी अभी यहाँ बीमारी के तौर पर रखी गई है, उससे गुजर रहे हैं, तो स्वामी जी उन्हें क्या करना चाहिए? फेफड़ों के लिए कौन सा अभ्यास होना चाहिए? सबसे अच्छा है उष्ट्रासन। ये उष्ट्रासन, और जिनसे बन पाए वो फिर भुजंगासन, धनुरासन भी पूरा कर लेना। चक्रासन हो जाए तो बात ही बन जाए, और साथ में ही गौमुखासन, स्वासारी और ब्रोनकोम। ब्रोनकोम ले लो खाली पेट, 2 से 4 गोली ऐसे चूस लिया करो, और स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड खाने के बाद ले लो स्वासारी क्वाथ या मुलेठी क्वाथ पी लो। और थोड़े दिन ये चना और इसके साथ थोड़ा सा खजूर ले सकते हैं, और थोड़ा सा आप काली द्राक्ष पतंजलि की आती है, ये रखी है, इसको ले लेना थोड़ा, ये बड़ा अच्छा है। और कुछ नहीं खाना, बस यही पूर्ण आहार हो गया। थोड़ा अनार, पपीता, उबला हुआ सेब ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं, शाक सब्जी फल सब बंद। ये लो, फेफड़े 80-90% भी खराब हो चुके हो, कंप्रोमाइज हो चुके हो, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से क्षत विक्षत हो चुके हो, ऐसे फेफड़े भी अच्छे हो जाते हैं। मैं तो उदाहरण दे रहा था आपको वेद प्रकाश जी का, ये तो बचपन से इनके फेफड़े कमजोर थे, अस्थमा हो गया था, उसको ठीक कर लिया। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस और निमोनिया, डबल निमोनिया तक हम तो अच्छा कर देते हैं। स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, ये सब चीज़ें हैं। बस खान पान में कफ रोगों में चने का प्रयोग द्राक्ष के साथ, वात रोगों में तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन और एटीएम की सब्जी, और उसमें भी रागी बाजरे की रोटी। पित्त
रोगों में तो फिर लौकी कल्प श्रेष्ठ है। और हाँ, तो ऐसे खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। अपने आप को जितना अच्छे आहार विचार वाणी व्यवहार में ढालेंगे, योग और योगानुरूप आहार विचार, योगानुकूल आचरण करेंगे ना, तो रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठा कुछ नहीं रह सकती। योग से आरोग्य नहीं मिलता, योग से तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग और योगानुकूल, योग धर्म के अनुरूप, वेद धर्म सनातन धर्म के अनुरूप आचरण। योग जीने का तत्व है। योग करे और योगमय जीवन जिए मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, जो आपने स्वामी जी रहे लौकी का जिक्र किया तो मुझे हार्ट की याद आ गई, क्योंकि आप हम अक्सर कहते हैं कि अगर हार्ट में कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो आपको हमेशा जूस पीना चाहिए लौकी का। अब स्वामी जी, हार्ट को लेकर एक और बात निकलकर सामने आई, वो है फंगस। जब फंगस खून में फैलता है तो हार्ट तक पहुंचकर ब्लड डैमेज कर सकता है, अनियमित धड़कन और हार्ट फेलियर तक का खतरा बना देता है। तो ऐसे में दिल की मांसपेशियों और ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत रखने के लिए स्वामी जी योगासन और असरदार क्या है? इन्फेक्शन कम हो जाता है, मांसपेशियां जो कमजोर हो जाती है जी, उनको ठीक करने के लिए एक तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना है। खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी ऐसे ले लिया करें। और लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, वो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए और सभी प्रकार से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और सर्दियों में तो गर्मी के लिए भी, और पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए, गैस कब्ज और पायस फिसर आदि के लिए। अब हार्ट के लिए एक तो पॉइंट दबाए, ये यहाँ से खाली पेट कार्डियोकिट हृदयामृत, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है 15, 20, 25 तक जिनका था, हमने 55, 60 तक कर दिया और लोगों को पेसमेकर से बचा लिया, बाईपास एंजियोप्लास्टी से बचाया। ये बैठा है ना अभी, क्या नाम है, मुकेश, ये देखो मरा ही नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम थी, यहाँ आ गया, फिट हो गया एकदम। किससे? लौकी की सब्जी और बिल्कुल सिंपल आहार और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा करें इसमें प्राणायाम। हार्ट में कितने ब्लॉकेज और रिवर्स हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल आ जाता है, और हार्ट की धड़कन किसी की बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो अनुलोम विलोम के साथ ओम भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय ध्यान, ओम रावाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो हिंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। ध्यान का अभ्यास एकदम आपके को रिदम में ले आता है। जीवन में जो उथल पुथल उधेड़ बुन मची हुई है, सहज हो जाएंगे आप। आज के बाद किसी को हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात है। योग से हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर से बच जाते, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, तमाम तरह के इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम से, सभी रोगों से बच जाते हैं। जहाँ होगा योग वह नहीं होगा कोई रोग। कितनी बड़ी बात है। योग और रोग का ऐसे ही बैर है जैसे जहाँ उजाला हो जाता है सारा अंधियारा छट जाता है। स्वामी जी, हमने हार्ट की बात कर ली, हमने डायबिटीज के रोगियों की बात कर ली, लिवर को हम क्यों छोड़े? वो तो हमारे शरीर का डॉक्टर है स्वामी जी। क्योंकि यही फंगल इन्फेक्शन जब लिवर तक पहुंचता है तो हेपेटाइटिस, पीलिया, थकान, वजन का घटना और लिवर फंक्शन गिरने जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती है। लिवर को डिटॉक्स करने के लिए अक्सर आप कुछ खास तरीके के वाटर की बात करते हैं और फिर कुछ योगाभ्यास की बात करते हैं। तो जो लिवर में अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर लिवर को कैसे हेल्दी किया जा सकता है? इतना ज्यादा जो है उसमें वायरस लोड बढ़ जाता है मेरी बहन, 1-1 करोड़ तक पहुंच जाता है। हमने जिनका 1-1 करोड़ वायरस लोड पहुंच गया था उनको भी ठीक किया है। और अभी आपको बता रहे हैं, सर्वकल्प का पानी पिए, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिए, और सुबह सुबह हो सके तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, शोनाक, थोड़ा सा एरेंड का भी रस डाल दे उसमें। ओहो, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, किसी भी प्रकार से लिवर में इन्फ्लेमेशन, सूजन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, बैठ करके, लेट करके पवन मुक्तासन, ये 3 आसनों का अभ्यास कर लें। लौकी का जूस तो अप्रतिम है ही लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। और किसी को खाली पेट मूली खाने को मिल जाए, आजकल 12 महीने मूली मिलने लग गई है,
तो मूली भी लीवर के लिए तो अप्रतिम है। गोधन अर्कम 1 चम्मच 2 चम्मच पिला देते हैं, उससे भी लीवर डिटॉक्स हो जाता है। और हमने तो लीवर फेलियर से लोगों को बचाया है, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लीवर कैंसर से लेकर के तमाम तरह के पाचन से संबंधित रोगों को ठीक किया है। तो लीवोग्रिट उसमें एक परम औषधि है, लीवोग्रिट सुबह शाम ले लें। तो और किडनी किसी की कंप्रोमाइज हो जाए तो रीनोग्रिट ले लें। लीवर के लिए जो है या राइट साइड में, और जो है किडनी के लिए तो दोनों हथेलियों के बीच पर यहाँ पर ये। और देखो ये पॉइंट एक्यूप्रेशर की, और ये जो पिंडली है ना, इसको दबाने से भी लीवर, आंतें, पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए पहले बड़े बुजुर्गों की पिंडली दबा दिया करते थे। छोटे बच्चे, दादा दादी, माता पिता उल्टे लेट जाया करते थे, उनकी पिंडलियों पर मगज की बात करना मुझे लगता है करके वो एक, हाँ जी, मगज की भी बात करनी चाहिए स्वामी जी चलते चलते, क्योंकि सबसे डरावना असर तो तब होता है जब फंगस खून के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है। मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, तेज सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, उल्टी, भ्रम, दौरे और कोमा तक खतरा हो सकता है स्वामी जी। तो ऐसे में ब्रेन नर्व सिस्टम को ऑक्सीजन सप्लाई और इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए प्राणायाम स्वामी जी। मेधावटी और मेमोरी ग्रिट अप्रतिम है, और मेधा क्वाथ ले लें जी, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और मेधा क्वाथ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट आदि पी ले। अनुलोम विलोम कर ले खोई पेट गोधन अर्घ के साथ। फिर पेट साफ होने के बाद 1 चम्मच गाय का घृत या ब्राह्मी घृत ले लिया, ओहो फिर तो कमाल हो जाता। और अनुलोम विलोम गायत्री के ध्यान के साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। पूरे मस्तिष्कीय तंत्र 86 ब्रेन की न्यूरॉन्स, उससे निकलने वाले 1 सेकंड के भी 20 लाख हिस्से में, उसमें 100 ट्रिलियन से ज़्यादा, यदि हम सकारात्मक होते हैं तो पॉजिटिव और नकारात्मक होते हैं तो नेगेटिव सिग्नलिंग निकलते हैं। तो सारी सिग्नलिंग पॉजिटिव हो जाएगी योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, और मस्तिष्क के साथ साथ पूरा शरीर भी अच्छा हो जाएगा। यदि हमारा मन अच्छा है, मस्तिष्क अच्छा है, विचार चिंतन अच्छा है, तो हमारा तन मन जीवन ही अच्छा हो जाता है। तो मस्तिष्क को ठीक करना तो बहुत जरूरी है। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। तो प्रज्ञा भी परिष्कृत हो जाती। याम मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधा अग्नि मेधा विनम कुरु हो जाते मेरे भाई अमित जी। तो आज के कार्यक्रम के बाद फिर किसी को ये फंगल इन्फेक्शन सताएगा नहीं। फंगस जो स्लीपर सेल की तरह है, वो स्लीपर सेल ही बनकर रह जाएगा, डेड सेल बन जाएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर रोगों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।